कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और रोशनी से भरे सीन के साथ। नीले रंग की चमक और फूलों की सजावट के बीच हमारे कीना और सीरियस एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि बीच की हवा भी गर्म हो जाती है। सीरियस, जिनका बाल सफ़ेद और आंखें लाल, उनकी नजरें सीधी कीना की आंखों में देख रही है। ये एक इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे किसी की कोई इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और तभी सीरियस बड़ी शैतानी भरी हुई आवाज़ में पूछता है, क्या तुम्हें ये चेहरा पसंद है? ये सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और फ्रीज हो जाती है। उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो सांस थामकर वो कहती है, ये अपनी बात कंप्लीट करते हुए आगे कहता है कि अगर तुम्हें ये चेहरा खूबसूरत लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये पसंद है। और आखिरकार यहाँ कीना शर्माती हुई कहती है, मुझे ये पसंद है। और इस कन्फेशन के बाद स्क्रीन पर जैसे फूलों की बारिश हो जाती है। वो चमकते हुए फूल, वो लाइट पार्टिकल्स, ये सब दिखाता है कि कीना ने सिर्फ सीरियस का चेहरा नहीं बल्कि उन्हें खुद को भी कबूल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं सीरियस को खुद पसंद करती हूँ, पर ये सच है कि उन्हें खूबसूरत मानती हूँ। और सीरियस तो उसका जवाब सुनकर जैसे हैरान ही हो जाता है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें उस पोर्ट्रेट को बनवाने की इजाज़त देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये इजाज़त दे देंगे। सीरियस पलटते हुए कहता है, लेकिन अगर ये सब सही से नहीं चला तो मैं तुम्हें उस 6 महीने का इंतज़ार किए बिना ही मार डालूंगा। और यहाँ से फिर पोलिट्री के बिजनेस की शुरुआत का सीन पहला दिखाया जाता है, जिसमें सीरियस एक कुर्सी पर बैठे हैं, बिल्कुल एक बादशाह की तरह। उनकी एक मिलिट्री यूनिफॉर्म और मेडल्स देखिए। यहाँ पर पेंटर उनकी पेंटिंग बना रहा है, पर बनाने से ज़्यादा वो डर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है कि ना मास्टर शेफ और बेस्ती के साथ मिलकर कुछ बातें करी। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। फिर कीना ने बोलिया टी बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने शहर में कई दुकानें खोली और बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगवाए। और आखिर कीना की ये स्ट्रेटजी काम करी गई। सीरियस के इस खूबसूरत से पोस्टर की वजह से लोग काफ़ी आकर्षित हुए और हज़ारों का रिस्पॉन्स आया। सारी तारीफ सुनने के बाद भी सीरियस का कुछ खास रिएक्शन नहीं था। कीना भी एकदम शॉक हो जाती है। लेकिन फिर कीना सोचती है कि मैं मारी भी तो नहीं गई। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि उन्होंने रिजल्ट को कबूल कर लिया है और मैं बच गई। एक सर्वेंट द्वारा एक रिटन रिक्वेस्ट आई है हमारी इम्पीरियल हाइनेस की तरफ से। वो कहती हैं कि वॉलियर टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च के तौर पर वो हेड शेफ को उनके होम टाउन भेज देना चाहती हैं एक बार के लिए। ये सुनने के बाद सीरियस का तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, पर इसका ये भी मतलब होता है कि हाँ, पर बात ये थी कि आखिर इसके पीछे कोई प्रमोशन है या एक ट्रैप। इस सीन में शेफ को दिखाया जाता है जो अपने होम टाउन जाने की खुशी से एकदम इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो सोचता है, वो कहता है, मैं बहुत खुशगुजार हूँ आपकी इम्पीरियल हाइनेस। मैं कसम खाता हूँ कि मैं वॉलियट्री की क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आपके होम टाउन में इतनी लाजवाब चाय बनी है। तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो जगह बहुत ही प्यारी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अपने वतन से उतना प्यार नहीं है। कीना अल्बर्ट की किंगडम की गवर्नमेंट की बेटी है, यानी कि रखेल की, और उसकी कहानी अब बदल जाती है पूरी तरह। कीना के पैदा होते ही उसकी माँ का साया सर से उठ जाता है और मिला क्या, क्वीन कैटलाइन का सिर्फ सरदर्द और नफरत। कीना को अपनी ही ज़िंदगी में एक बोझ सा लगता था, क्योंकि कीना को हमेशा क्वीन की बेटी आयशा के आगे हमेशा ही उसे नीचा दिखाया गया। क्वीन की बेटी आयशा जिसके पास वाइट मैजिक था, एक ऐसी ताकत जो इस दुनिया में ना के बराबर है। लोग उसे ऐसे किसी भगवान की तरह मानते। और दूसरी तरफ बेचारी कीना, जिसके पास कोई मैजिक नहीं था। जिंदगी एक नर्क बन चुकी थी।
क्वीन कैट लाइन के लिए कीना आँख का काटा था, जिसे देखकर उसे सिर्फ गुस्सा आता था। ये सब के बाद मैंने हमेशा एक ऐसी जगह की चाहत रखी है, एक ऐसी जगह जहाँ मैं जब मेरा मन करे मैं वहाँ लौट जाऊँ और सुकून से रहूँ, एक नई ज़िंदगी की तरह। बस इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन जब मैं सीरीज़ को छोड़कर आज़ाद हो जाऊँगी, तो वो मंज़िल मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और लॉर्ड एलियन दिखाई देते हैं। एलियन कहते हैं कि वाह, वॉलियर ट्री का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। टीना हंसते और शर्माते हुए कहती है, हाँ ये सब तो आपकी तारीफ का ही नतीजा है लॉर्ड एलियन, कि मुझे मार्केट में इसे उतारने की हिम्मत मिली। एलियन हंसते हुए कहता है कि ओह, तो इसका मतलब योर हाइनेस ही इस बिजनेस के पीछे की असली मास्टरमाइंड है। मैंने अखबार में एम्पायर की तस्वीर भी देखी थी जो वॉलियर ट्री के पीछे छिपी थी। क्या बैकग्राउंड में वॉलियर ट्री बनवाने का इंस्ट्रक्शन भी आपका ही था? हाँ, मैंने सोचा कि अगर एम्पायर की खूबसूरती का इस्तेमाल करूं तो लोगों को का ध्यान टी की तरफ ले आने में काफ़ी आसानी होगी। हाँ, समझ गया। तो इसका मतलब ये था कि सच में आप बहुत समझदार हैं। लेकिन क्या योर हाइनेस खुद इसकी मॉडल नहीं बन सकती थी? शायद ये ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं, मुझे यकीन है कि आपका चेहरा भी लोगों को उतना ही अट्रैक्ट करता। कीना हल्का सा हंसती है और शर्माते हुए मन में सोचती है, ये तो एकदम शातिर आशिक की तरह बात कर रहा है। तो फिर वो एलियन को जवाब देते हुए कहती है, वैसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों को मेरा चेहरा याद रहे। वैसे लॉर्ड एलियन, आप यहाँ अचानक कैसे? मैं योर इम्पीरियल से मिलने आया था। कीना थोड़ा झुकते हुए कहती है, तो क्या हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं? फिर सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों एक टेबल पर बैठे होते हैं और लॉर्ड एलियन चिंता में कहता है, योर हाइनेस, आपके कहने पर मैंने पश्चिम के हर गांव की छानबीन कर डाली, लेकिन वहाँ ऐसी कोई औरत नहीं मिली जिसके बाल गुलाबी हों और आँखें पम्पकिन कलर्ड हों। कीना एकदम हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सच में? अरे ये तो बहुत अजीब बात है। फिर वो सोचती है कि नॉवेल के मुताबिक इस वक्त तो फ्लोरा को अपने ही गांव में होना चाहिए, क्योंकि नॉवेल की शुरुआत में तो ये लिखा था कि जब तक वो इम्पीरियल कैपिटल में नहीं आती है तब तक उसने अपने गांव की सरहद ही नहीं छोड़ी। फिर लॉर्ड एलियन कहता है कि हाँ, ये तो सच में अजीब है। ना घबराहट और शक के साथ लॉर्ड एलियन की आंखों में देखकर कहती है, लॉर्ड एलियन, क्या आपने मुझे ये कहकर धोखा दिया था कि आपको पता है कि वो कहाँ थे, ताकि आप मेरा इस्तेमाल कर सकें? लॉर्ड एलियन एकदम सफाई देते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कीना फिर कहती है कि क्या ये सच है? लॉर्ड एलियन कसम खाते हुए कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि ये झूठ नहीं है। मुझे सपने में दिव्य आदेश मिला था कि वो कहाँ है। कीना मन ही मन घबराते हुए सोचती है कि अगर हमें फ्लोरा नहीं मिली तो एलियन शायद मेरे साथ कोऑपरेट ना करे, और अगर उसने वो झूठी मौत की रिपोर्ट नहीं जारी की तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। कीना फैसला सुनाते हुए कहती है कि मैं खुद उसे ढूंढूंगी, मैं उस सेंटेंस को ज़रूर ढूंढ के लाऊंगी। तो क्या आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर सकते हैं? और एलियन कहता है कि ठीक है, मैं योर हाइनेस पर पूरा भरोसा करता हूँ। कीना कहती है, मैं उसे खोने से रिस्क नहीं ले सकती, वो मेरी पूरी योजना की चाबी है। कीना ने बिना देर के बेस्ती को फ्लोरा की तलाश के लिए भेज दिया। उसने बेस्ती को बता दिया कि सेंटिस का नाम फ्लोरा है और वो पश्चिम के स्कर्गो गांव से आई है। लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद जब बेस्ती वापस आई तो उसका चेहरा बुझा हुआ था और वो बेहद मायूस लग रही थी। आखिरकार अब कीना खुद बेस्ती के साथ चोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। यह सब नॉवेल से कितना अलग हो रहा है। क्या राफेल की मौत की वजह से कहानी में कुछ बदलाव हुआ है? ये फिर भी ये सब वॉलियर टी के फैलाने की वजह से तो नहीं हो रहा? कीना अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहती है कि शांत हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं।
सीरियस और रफ है। जब तक वो दोनों गायब नहीं हो जाते, इस दुनिया में शांति नहीं आएगी, बिल्कुल नॉवेल के अंत की तरह। अभी के लिए मुझे फ्लोरा को ढूंढना ही होगा, लेकिन मैं इस विशाल दुनिया में कहाँ कहाँ ढूंढूं? बेस्टी, हाँ, लगता है ये लोग नए रिक्रूट्स को ट्रेन कर रहे हैं। कीना सोचती है, अल्बर्ट कास्टल में ट्रेनिंग बेहद सख्त होती है, पर यहाँ भी काफ़ी इंटेंस लग रहा है। मुझे समझ आ रहा है ये मुश्किल होगा, मैं भी थक गई हूँ। कीना अचानक एक तरफ देखती हुई उसकी आंखें खुली रह जाती है। वो शख्स, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। ये तो फ्लोरा है। हाँ, यकीन है मुझे, ये फ्लोरा ही है। पर ये यहाँ क्या कर रही है? लेकिन कमाल बेस्टी कहती है, वाह कमाल की लड़की है ना। मुझे तो लगता है कि ये जल्दी ही सीनियर मेड बन जाएगी। आपको क्या लगता है? कीना सोचती है कि लेकिन नॉवेल में तो फ्लोरा कभी भी लैंडसेट महल में मेड बनी ही नहीं थी। कीना उसे निहारती हुई कहती है, एकदम खिले हुए फूल जैसे गुलाबी बाल, किसी मखमल या मिट्टी के बर्तन जैसी बेदाग त्वचा और ढलती सूरज जैसी रंग की उसकी आंखें। जैसा कि एक हीरोइन से उम्मीद थी, वो सच में बेहद खूबसूरत है। कोई हैरानी की बात नहीं कि सेंटेस फॉल्स इन द लव विद एडवेंचर। नोवेल में सीरियस को छोड़कर हर मर्द उस पे लट्टू हो गया था। कीना अपने कपड़ों को कसकर पकड़ते हुए थोड़ी सी जेलस होकर कहती है, मैं सोचती हूँ कैसा लगता होगा जब पूरी दुनिया आपके आगे पीछे घूमती है। खैर, इस एक मामूली मॉब कैरेक्टर होने के नाते मुझे ये सब एहसास करने का कोई नसीब ही नहीं है। छोड़ो इन बातों को। मुझे खुशी है कि आखिर मुझे पता चल गया कि वो कहाँ है। मुझे जल्दी से एलियन को बताना होगा। और जब कीना एलियन को बताती है तो लॉर्ड एलियन थोड़ी हैरान होकर कहता है कि वो लड़की, वो सेंटेस है, पर मुझे तो उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं महसूस हुई। कीना कहती है, क्या आपको महसूस नहीं हो रहा? एलियन गंभीर से समझाते हुए कहता है कि भगवान ने मुझे सेंटेस को पहचानने की ताकत बख्शी है, लेकिन मुझे उस लड़की के अंदर ऐसी कोई ऊर्जा या ताकत महसूस नहीं हो रही है। एकदम कॉन्फिडेंस और जिद करते हुए कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने ख्वाब में कई बार उस सेंटेंस को बार बार देखा है और पक्का ये वही लड़की है। मैंने ये कंफर्म भी कर लिया है कि वो स्कर्गो गांव से ही है और मुझे कोई शक नहीं है कि यही हमारी हीरोइन फ्लोरा है। क्योंकि योर मैजेस्टी आप इतना जोर दे रही हैं, तो मैं कुछ वक्त के लिए उस पर नज़र रखूँगा। जैसे ही मुझे उसमें सेंटेंस होने का थोड़ा भी एहसास होगा, मैं उसे तुरंत मंदिर की सुरक्षा में रख ले लूँगा। भले ही आपको अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, पर क्या आप उसे देखकर बता नहीं सकते हैं कि वो कितनी खास है? वो एकदम चमकती हुई बेपनाह खूबसूरती की मिसाल है। मेरी आंखों में तो आप उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये आदमी भी ना, जब देखो जब भी इसे मौका मिलता है ये ऐसी बातें शुरू कर देता है। आपको ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसका कोई मतलब ही ना हो। एलियन बिना पीछे हटे कहता है, मैंने बस वही कहा जो मैं सच में महसूस करता हूँ। कीना फिर से अपनी पुरानी यादों में चली जाती हैं, जहाँ क्वीन कैटलाइन की आवाज़ आती है और कोढ़ी पढ़ने की आवाज़ आती है। वो कहती है, तू किसी काम की नहीं है, यूजलेस गर्ल। तेरे अंदर कोई हुनर नहीं है। तेरे बाल तो कौवे की तरह काले हैं और तेरा चेहरा कितना बदसूरत है। तेरे अंदर एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे पसंद किया जा सके। कीना फिर अचानक अपनी सोच से बाहर आती है और सोचती है, मैं ये क्या सोच। एलियन थोड़ा घबरा कर और थोड़ा खैर दिखाकर कहते हैं, क्या आप ठीक हैं योर मैजेस्टी? भले ही सेंटेंस के मामले में आगे और जांच की ज़रूरत हो, मैं आपकी मदद करूंगा। कीना खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में? ये ठीक रहेगा। योर मैजेस्टी इतनी कीमती हैं कि उन्हें किसी भी पिंजरे में कैद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से खुले आसमान में अपने पंख फैलाएं, 6 महीने बाद चाहे जो भी हो, उसकी परवाह किए बिना। अगर आपसे कोई भी परेशानी हो तो कृपया आप मुझे बिना हिचकिचाए बताएं। कीना हल्की मुस्कान के साथ और राहत से कहती है, शुक्रिया लॉर्ड एलियन।
फिर वो पूछती है, क्या आप अपने साथ नई वॉलियर टी थोड़ा ले जाना चाहेंगे? हमने इस पर थोड़ी रिसर्च जारी रखी थी और इसका ब्लेंड थोड़ा और बदल गया है, तो ये पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट हो गई है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। महल के दरवाजे से अचानक सीरियस की एंट्री होती है और कीना और एलियन को साथ में हंसते मुस्कुराते देखकर माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है। सीरियस, आखिर गड़बड़ क्या है? आज तो ये रोज से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा है। क्या ये एलियन की वजह से है? इन्हें मंदिर से जुड़े लोगों से वैसे ही बहुत नफरत है। हाँ, यही कौन मर्द। एक वक्त था जब इस औरत ने एक पेंटर को अपने कमरे में बुला लिया था और अब एक आर्किशॉप एलियन के साथ इतनी खुशी से बातें कर रही है। इसे देखकर मेरा खून की बारिश करने का मन कर रहा है। सीरियस ऐसा ही है, उसे बीच बीच में युद्ध शुरू करने की एक अजीब सी तलब होती है। सीरियस को हमेशा ये डर खाता रहता था कि अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो वो वापस उसी अंधेरे और खौफनाक अतीत में खींचा चला जाएगा। माफ़ कीजिए, मैं आपके चाय ले आई हूँ। जब भी मैं ये वॉलियर टी पीता हूँ तो युद्ध करने की वो आग और बेचैनी एकदम शांत हो जाती है। क्या ये सब इस चाय का कमाल है? बैकग्राउंड में कीना की आवाज़ आती है। इस बार मैं इस दुनिया में आपकी रोशनी बनूंगी। लेकिन इसे जब इस देश में ले आया गया था तो वो एक डरी हुई चुहिया की तरह कांप रही थी। आखिर उस औरत का असली चेहरा कौन सा है? मेरे सहायक एडी को बुलाओ। जी योर हाइनेस। सीरियस हुक्म देते हुए कहता है, तुरंत अल्बर्ट साम्राज्य जाओ और कीना के बचपन और की परवरिश की पूरी छानबीन करो। मुझे सब जानना है। महल के ठंडे माहौल से सीधे रोशनी और भीड़ से भरा हुआ चौराहा नजर आता है जहां लोग झूम रहे हैं। भीड़ में एक जोश से भागती हुई भरी आवाज़, अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं, जैसा कि प्रिंसेस आयशा से उम्मीद थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कोई चमत्कार देख रहे हैं। सोचो ज़रा, उन्होंने एक ऐसे बुढ़े आदमी को ठीक कर दिया जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। लेडी आयशा का वाइट मैजिक सच में बेमिसाल है। वो अपनी बहन प्रिंसेस कीना से तो बिल्कुल अलग है, जिसे शादी करके भेज दिया गया। मैंने तो सुना है प्रिंसेस कीना एकदम बेकार थी और हर रात वो तो लड़कों के पीछे भागती रहती थी। सही कहा, उसके मुकाबले तो अपनी प्रिंसेस आयशा फरिश्ते जैसी हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ कि आयशा और उसकी माँ कैटलाइन साथ में बैठे हैं और वो सब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और वापस अपने महल को जा रहे हैं। कैटलाइन कहती है, आयशा, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। तुम आज भी हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत और परफेक्ट लग रही थी। आयशा कहती है, शुक्रिया माँ। कैटलाइन कहती है, अगर तुम रानी बनोगी तो एक गहरी एकता पैदा होगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये देश अपनी आज़ादी वापस पा लेगा, क्योंकि अब हम लैट्ज़क एम्पायर के गुलाम बन चुके हैं। हमें भारी टैक्स और व्यापार की पाबंदियों से बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। अगर उस कीना ने उस शैतान को ढंग से खुश रखा होता तो ये हालात नहीं आते। वो सच में आखिर तक किसी काम की नहीं निकली। बेचारी बहन, अब तक तो वो शायद उस जालिम सम्राट का खिलौना बन चुकी होगी, या शायद वो अब तक मर भी चुकी होगी। बाहर से अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है जो रोते हुए कहती है, प्रिंसेस आयशा। सीन शिफ्ट होता है और एक रोती हुई माँ अपने बीमार बच्चे को लिए हुए आयशा के सामने गिड़गिड़ा रही होती है। प्रिंसेस आयशा, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इसे एक लाइलाज बीमारी है और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। कृपया अपनी ताकत से इसे बचा लीजिए। तभी कैटलाइन उसे टोकते हुए कहती है, ओह, कितना तरस आता है इन पर। तुम इसे बिल्कुल नहीं बचाओगे। आयशा कहती है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह गिड़गिड़ा रही है, क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकती? क्वीन कहती है, बिल्कुल नहीं। तुम अपना वाइट मैजिक सिर्फ हॉल में होने वाले इलाज के दौरान ही इस्तेमाल कर सकती हो। आयशा बिना एक पल सोचे माँ की ओर देखकर कहती है, मैं समझ गई माँ, चलिए चलते हैं। फिर बेबस औरत एक बार फिर उसे आवाज़ लगाती है और वो वहीं
ढलते सूरज की रोशनी में उस बेबस माँ को सिपाहियों द्वारा तलवारों से रोक लेते हैं। पीछे मुड़कर देखे बिना ही आयशा की शाही बखी आगे बढ़ जाती है। प्रिंसेस आयशा कहती है, मुझे उन पर तरस तो आता है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। देखा जाए तो गरीब और बीमार पैदा होना उन्हीं की अपनी गलती होती है, बिल्कुल मेरी उस निठल्ली बहन की तरह, जो इतनी बेकार थी कि उसके पास उस जालिम सम्राट की रखैल बनने का अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। शिफ्ट होता है और सीधा लैंडसेक एम्पायर के विशाल चमकते हुए नीले महल की तरफ दिखाया जाता है। कमरे में सीनियर मेड्स दरवाजे पर खड़े होकर एकदम शाही अंदाज में बोलती है, महाराज। सीनियर मेड्स कहती है, मैं आपके लिए वोलिया टी ले आई हूँ और ये फ्लोरा है, जो हाल ही में हमारी नई सीनियर मेड बनी है। फ्लोरा सर झुकाकर महाराज की तरफ कहती है, सम्राट की खिदमत में मेरा प्रणाम। मेरा नाम फ्लोरा इरवाइन है। सीरियस कहता है, तुम किसी खानदान से हो? फ्लोरा कहती है, पूरे अदब में। पूरे अदब के साथ कहती है, महाराज, मैं किसी शाही खानदान से नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ। वैसे तो यहाँ सारी सीनियर मेड्स बड़े बड़े और शाही घरानों से होती हैं। एक आम लड़की का यहाँ तक पहुँचना ना के बराबर होता है। सीरियस उसे गौर से देखता है और सोचता है, तभी तो इस पे वो चालाकी और कपट नहीं है जो महलों में पली बड़ी औरतों में कोट कोट कर भरा होता है। फ्लोरा चाय डाल रही है। सीरियस को लगता है कि इस लड़की में सच में कोई खास बात है, एक ऐसा हुनर जो उसके बहुत काम आएगा। पर तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माफ़ करिएगा, मैं अल्बर्ग साम्राज्य से खुफिया रिपोर्ट लेकर आया हूँ। सीरियस कहता है, तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। सीरियस, तो क्या जानकारी मिली तुम्हें वहाँ से? सहायक कहता है, जी योर इम्पीरियल हाइनेस, कीना की इज्जत वहाँ बेहद ख़राब थी। उनके खिलाफ इतनी बुरी अफवाहें फैली हुई हैं। बुरी अफवाहें? मुझे तो लगा था कि वो या तो डरपोक है और या फिर बहुत चालाक है। किस तरह की अफवाहें? सहायक कहता है, नीचे देखते हुए। उसका सर ऊपर ही नहीं होता है डर के मारे, और कहता है, यही कि अपनी छोटी बहन प्रिंसेस आयशा के मुकाबले प्रिंसेस कीना किसी काम की नहीं थी। उन्होंने कभी शाही कार्यक्रमों में हिस्सा तक नहीं लिया था, बस महल के अंदर अपनी मनमानी करती थी। और ऐसी भी अफवाहें थी कि उन्हें मर्दों का बहुत शौक था। वो हर रात नए साथी बदलती थी और बाहर घूमा करती थी। सीरियस की आंखों में के सामने टायरेंट लॉर्ड एलियन और पेंटर का चेहरा जैसे घूम जाता है। गुस्से से उसका खून खौल उठता है और एक जोरदार हाथ पटकते हुए टेबल पर आवाज के साथ कहता है वो कि कितनी घटिया औरत है। मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल नहीं पसंद जो मर्दों की चापलूसी करती हैं। ऐसी औरत आमतौर पर कमजोर होती है, जो खुद के दम पर जी भी नहीं सकती। लगता है उसे मर्दों का खिलौना बनने का बहुत शौक है। अगर मेरी पत्नी की यही ख्वाहिश है, तो एक पति होने के नाते मैं उसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। और यहाँ दिन ढल चुका है। कहानी का सीन शिफ्ट सीधे कीना के कमरे में होती है और कीना हैरानी से उठती है और कहती है, सम्राट की तरफ से रात के खाने का न्योता? वेस्टी कहती है, मुझे तो पूरा यकीन है कि महाराज आपको पसंद करने लगे हैं। आपकी ही वजह से तो उनकी सारी परेशानियां दूर हुई हैं। अपने आप में दिमाग दौड़ाते हुए सोचती है कि क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये मेरे ही फायदे की बात है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो मुझे पसंद करते हैं। जब हम रास्ते में एक दूसरे के बगल से गुजरते हैं, तब तो वो मुझे देखे बिना ही आगे निकल जाते हैं। लेकिन कीना अपनी सारी बातें छुपाकर बेस्ती को झूठी तसल्ली देते हुए और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, उम्मीद है यही हो। बेस्ती चिल्लाती हुई कहती है, क्या? मुझे यकीन है कि यही है बात है। बाहर से सब कितना खुशनुमा लग रहा है, पर कीना के दिमाग में अभी भी मौत की घड़ी टिक टिक कर रही है। उसे पता है कि वक्त की रेत बहुत तेजी से फिसल रही है। कीना, अब बस 4 महीने बचे हैं। मैंने आर्किशॉप एलियन को भी अपने साथी बना लिया है। अगर हो सका तो
मैं बस्ती कीना का हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए एकदम हाइपर एनर्जी में कहती है, तो चलिए हम हमारी प्यारी इम्पीरियल हाइनेस को आज रात हम आपको एकदम अप्सरा की तरह सजाएंगे, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कीना हल्का सा हंसी और कहती है मन में, लगता है बेस्टी इस डिनर के लिए मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है। बेस्टी कीना को देखकर कहती है, मेरी प्यारी इम्पीरियल हाइनेस, आप सच में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। देखिएगा महाराज सम्राट तो आपको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कीना मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्रिया। फिर वो मन में सोचती है, हाँ, मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा मर्द जिसे सिर्फ खून खराबे और काट मार का ही शौक है, वो किसी औरत की खूबसूरती पर फिदा हो सकता है। कीना अपनी ड्रेस को देखते हुए कहती है, वैसे ये ड्रेस कैपिटल की सबसे महंगी और हमेशा बुक्ड रहने वाली दुकान से आई है, तो मुझे पूरा यकीन है कि बाद में मैं इसे बहुत भारी और कीमती कीमत के दाम पर बेच सकूंगी। सीरियस से आज़ाद होने के बाद ये पैसा मेरे बहुत अपने ख्यालों में महल के उस विशाल डाइनिंग हॉल में कदम रखती है। वहाँ पर तो वहाँ का माहौल तो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। मन में सोचती है कि सब ठीक ही होगा। फिर कहती है, महाराज के साथ बैठने का यह मौका पाकर मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ। सीरियस एकदम ठंडा और आंखों में गुस्सा और चेहरे पर एकदम खामोशी थी। कीना सोचती है मन में घबराते हुए, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आज मेरी ड्रेस हमेशा से अलग है। पर जैसा बेस्ती ने कहा था, ये तो बिल्कुल भी फिदा नहीं लग रहा है, बल्कि ये तो नाराज लग रहा है। क्या कुछ हुआ है? सीरियस एकदम बेरुखी से अपनी स्टेक पर छुरी चलाते हुए कच कच जैसे किसी का गला काट रहा हो। कीना डर के मारे अपनी सांस रोककर खाना खा रही। कीना मन ही मन सोचती है कि ये वैसा माहौल तो बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। आज यहाँ की हवा में कुछ ज़्यादा ही बोझ है। ऐसे खतरनाक माहौल में मैं गलती से भी किसी नए विला की मांग नहीं कर सकती। आखिर इसने मुझे डिनर पर बुलाया ही क्यों था? सीरियस माहौल को कई खामोशी तोड़ते हुए एकदम ठंडे अंदाज में कहता है, एक हफ्ते बाद मेरे स्वॉर्डशिप फेस्टिवल में आपको मेरे साथ शामिल होना होगा। कीना सोचती है, आखिरकार इसने कुछ बोला तो सही। स्वॉर्डशिप फेस्टिवल अलेंजा एम्पायर का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक जश्न है, जहां पूरे साम्राज्य के सबसे ताकतवर लड़के आपस में भिड़ते हैं और जीतने वाले को सम्राट खुद अपने हाथों से इनाम देते हैं। कीना सोचती है हिचकिचाते हुए, स्वॉर्डशिप फेस्टिवल, आप चाहते हैं कि मैं वहां आऊं? सीरियस आंखों में सीधा देखते हुए आवाज में कहता है, हाँ, मेरी पत्नी के रूप में। कीना सोचती है मन में, इसका मतलब ये मुझे एक शाही कार्यक्रम में लेके जाएगा अपनी पत्नी के तौर पर। ओह वाह जी, मैं समझ गई सीरियस जी। उसके बाद सोचती है, क्या इसका मतलब ये है कि सीरियस ने मुझे सच में अपनी पत्नी मान लिया है? और एक हफ्ते बीत गए। आज स्वॉर्डशिप फेस्टिवल का दिन है। अरेना लोगों की भीड़ और उनकी चीखों से गूंज रहा है। भीड़ में एकदम जोशीले और पागल लोग ऐसे चिल्ला रहे होते हैं, इस साल तो नया लड़का स्वेन भी ही जीतेगा। उस दानव को हराना किसी के पास की बात नहीं। अरे घंटा, रीड पिछले साल 2 साल से जीत रहा है, वो किसी नए लड़के से थोड़ी ना हारेगा। चारों तरफ ऐसी उत्सुकता है जैसे हवा में बारूद खोला हो। लेंजेक के खूंखार लड़के अपनी ताकत दिखाने के लिए बेचैन है। सीन शिफ्ट होता है, सीरियस का शैतानी इनाम भी गोल बाज उठता है। पूरा स्टेडियम एक साथ चिल्लाता है, हमारे सम्राट की जय हो। सीरियस अपनी शाही कुर्सी से खड़े होते हैं और कहते हैं, सीरियस एकदम घमंडी और शैतानी भरी हुई आवाज़ में कहता है और उसकी आवाज़ पूरे अरेना में गूंजती है, खूब खून बहाओ मेरे योद्धाओं, अपनी आत्मा का कतरा कतरा निचोड़ दो और मेरी आंखों का मनोरंजन करो। और सीरियस अचानक अपनी भयानक मुस्कान के साथ कहता है, पिछले सालों की तरह मैंने इस साल भी जीतने वाले के लिए एक खास इनाम रखा है। इस साल का इनाम है इम्पीरियल कॉन्सर्ट कीना। कीना शौक के मारे जैसे जम जाती है
और कुछ नहीं बोल पाती है। वो बस उसे देख रही होती है, सीरियस एरिना की ओर हाथ बढ़ाते हुए, और पत्थर दिल और ज़ालिम अंदाज में कहता है, मैं आज की विजेता को अपने इम्पेरियल कॉन्सर्ट के साथ एक रात बिताने का बहुत ही खुशनुमा हक प्रदान करूँगा। आज की वीडियो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद मैं 2-3 दिन में नई वीडियो लेके आऊँगी, और हाँ, मैं एक और मानवा लेके आने वाली हूँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करना, ठीक है? बाय।